गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और समाजशास्त्र में आपका पहला टॉपिक है सामाजिक समरसता। जैसा कि हम जानते हैं समाजशास्त्र आपके पेपर 2 की यूनिट नंबर 4 में है। उसमें पहला टॉपिक है सामाजिक समरसता और सामाजिक समरसता में आज हम पहले देख लेते हैं पहले समाज होता क्या है, समाजशास्त्र और समाज क्या होता है और समाजशास्त्र सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं समाज क्या है। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है और इन्हीं संबंधों के जाल को हमने समाज कहा है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों के विषय में है और इन्हीं सामाजिक संबंधों को हमने सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा है और इन्हीं सामाजिक संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र विषय में अध्ययन किया जाता है। समझ गए? आपको 3 मार्कर के हिसाब से बहुत ही सीधे शब्दों में 10 से 20 शब्दों में हमने ये बात कह दी। फिर हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का सामाजिक समरसता। आपको पता होगा सामाजिक समरसता क्या है? सामाजिक समरसता, देखिए सामाजिक समरसता का मतलब है कि एकजुट रहना और आपसी भेदभावों को खत्म कर प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व के साथ रहना। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ सामाजिक समरसता क्या है कि छोटे मोटे निहित स्वार्थों और मतभेदों को भुलाकर मिलजुल कर एक साथ रहना। तो सामाजिक समरसता का मतलब आप समझ गए हैं। यह भी 3 मार्कर्स में है, बहुत सीधे शब्दों में मैंने कहा है। फिर है सामाजिक समरसता के में बाधाएं क्या कौन कौन सी हैं। सामाजिक समरसता में बाधाएं कौन कौन सी है तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सामाजिक समरसता में कौन कौन सी बाधाएं हैं। देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर कई सारे जाति धर्म भाषाई लोग रहते हैं और इतना बड़ा देश होने के नाते मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन ये मतभेद जब समाज और राष्ट्र से ऊपर उठ जाते हैं तो ये निहित स्वार्थों का रूप ले लेते हैं और यही निहित स्वार्थ आगे चलकर सामाजिक समरसता में बाधा बनते हैं। तो सामाजिक समरसता का दूसरा टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? सामाजिक समरसता में इसमें बाधा क्या है? पहला क्या है? निहित स्वार्थ। दूसरा है आपका राजनीतिक शुद्धिकरण ना हो पाना। भारत की आपने राजनीतिक पार्टियां देखी होंगी जो चुनाव के 6 महीने या 1 साल पहले हमेशा राजनीतिक प्रपंचों का सहारा लेकर पोलराइजेशन का प्रयोग करती हैं और हम आज भी देख सकते हैं भारत में कोई भी आदर्श राजनीतिक पार्टी नहीं है जो भारत के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जा सके जो सबको प्रतिनिधित्व प्रदान करती हो, जो सबको साथ लेकर चलती हो। कोई यादवों की पार्टी है, कोई मुस्लिमों की पार्टी है, कोई ब्राह्मणों की पार्टी है, कोई तमिलों की पार्टी है। अगर इन निहित स्वार्थों का हम साथ देंगे तो स्वाभाविक है समाज में सामाजिक समरसता और समाज में जो प्रेम पूर्वक सहअस्तित्व की भावना वह घर नहीं होगी या घर नहीं कर पाएगी। तो दूसरा क्या है? राजनीतिक शुद्धिकरण ना हो पाना। देखिए अगर आदर्श ही आपके सामने अच्छे नहीं होंगे तो आप फॉलो किन को करोगे? आपके जो लीडर्स हैं वही राजनीतिक भ्रष्टाचार प्रपंचों का सहारा लेंगे, धार्मिक और भाषाई तत्वों को वो प्रमोट करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो अच्छे आदर्श प्रस्तुत ना होने के कारण आदर्श समाज भी नहीं बन सकता। फिर है अगली बाधा है सामाजिक आर्थिक विषमता और विपन्नता। हम देख सकते हैं भारत में जो सामाजिक आर्थिक विपन्नता है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की देन है और हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भारत के साथ किया है उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और सामाजिक आर्थिक विपन्नता के चलते आज ही भारत में अशिक्षा, बेकारी, गरीबी, बेरोजगारी, जहां तक अस्पृश्यता और छुआछूत की भावना भी घर कर गई है लोगों में। तो इस तरह देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बाधा क्या है भारत में? सामाजिक आर्थिक विपन्नता। फिर आगे है भारत में जो मुख्य बाधा है वो है साक्षरता का अभाव होना। देखिए मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ साक्षरता के अभाव की, देखिए भारत का जो शैक्षिक व्यवस्था है उसमें कई लूप होल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो साक्षरता की परिभाषा क्या है? साक्षरता की परिभाषा है वन हु कैन राइट, रीड एंड स्पीक 1 लैंग्वेज। अगर ये क्राइटेरिया है जो कि काफ़ी संकीर्ण नज़र आता है
इसमें मानवीय मूल्यों की कोई जगह नहीं है। और अगर मानवीय मूल्यों की जगह नहीं है तो सबसे पहले मानवीय मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। अगर कोई मानव की गरिमा, मानव का सम्मान और उस मानवीय मूल्यों को ही स्थान ना दे या उसी की शिक्षा प्राप्त ना हो किसी को, तो ऐसी साक्षरता किसी काम की नहीं है। फिर सबसे बढ़कर है संस्कृति को सम्मान देना, संस्कृति को सम्मान ना देना, जो बाधा है भारत सामाजिक समरसता में। देखिए, भारत की संस्कृति 5000 साल पुरानी है और यह संस्कृति भारत के लिए गौरव का विषय है। कई देश जो अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूल से गए हैं, आज भी कहीं ना कहीं भारत उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। जहां रोम साम्राज्य बना उनकी रोमन संस्कृति नहीं है, जहां लैटिन साम्राज्य बना उनकी लैटिन संस्कृति नहीं है, जहां मिस्र साम्राज्य बना उनकी मिस्र संस्कृति नहीं है, और जहां पर्शियन साम्राज्य बना वहां तो इस्लाम का बोलबाला है। लेकिन भारत जो अपनी संस्कृति को सजो कर रखा हुआ है, जो संस्कृति को संवार कर रखा हुआ है, आज भी भारत की संस्कृति गौरवान्वित होती है। तो ये बताता है कि कई लोग भारतीय संस्कृति को निकृष्टता की नज़र से देखते हैं, और यह सब योगदान हुआ, जो ये सब जिन कारणों से हुआ उनका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है ब्रिटिश राज, जिसमें भारतीय संस्कृति को जानबूझ के नीचा करके दिखाया गया, उस साम्राज्यवादी संस्कृतियों को ऊंचा करके दिखाया गया, ताकि लोगों में ये घर कर जाए कि उनको पश्चिमी मूल्यों को फॉलो करना है, ना कि उनके स्वदेशी मूल्यों को फॉलो करना है। इससे ध्यान आया कि आज भारत में स्वदेशी मूल्यों को धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत भी उसी की कड़ी है। तो अगर हम इनको देखें, सामाजिक समरसता में जो बाधा है, अगर हम 50 शब्दों में देखें तो हम इनको आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनको एक्सपांड कर सकते हैं। हम एक बार देख लेते हैं फिर से सामाजिक कौन कौन सी बाधाएं हैं सामाजिक समरसता में। निहित स्वार्थ, राजनीतिक शुद्धिकरण ना हो पाना, सामाजिक आर्थिक विपन्नता, साक्षरता का अभाव, और भारतीय संस्कृति के जो गौरवान्वित करने वाले मूल्य हैं उनको नज़रअंदाज करना। भारतीय संस्कृति ने भारत को बहुत कुछ दिया है, अगर उनका वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण तरीके से अध्ययन किया जाए तो भारत को क्या नहीं मिल सकता सीखने के लिए। तो इसी में ही सामाजिक समरसता से संबंधित हम अगला टॉपिक देखेंगे कि सामाजिक समरसता को प्राप्त करने के लिए हमको करना क्या होगा। सामाजिक समरसता को प्राप्त करने के लिए हमको करना क्या होगा, तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला उपाय क्या करने होंगे, तो पहला क्या है, आपको प्रेम और अपनत्व जगाना होगा। देखिए, कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। कबीर ने जो बात कही है, उनका कहने का मतलब है कि लोग पढ़ लिख कर दुनिया भर की किताबें पढ़ ली उन्होंने, लेकिन तब भी वह संसार रूपी जो विद्वता है उससे पार नहीं पा पाए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रेम के 2.5 आखर समझ लिए हैं, वो इस संसार से पार पा गया है, उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जहाँ पर मैं प्रेम का मतलब ये आजकल का प्रेम की बात नहीं हो रही है, जहाँ पर बात हो रही है प्रेम और अपनत्व को जगाना, लोगों में यह बताना कि आपके अतिरिक्त भी अन्य लोगों को भी उतना ही सम्मान, उतनी ही गरिमा मिलनी चाहिए जिनके वो हकदार हैं, और इन सबके केंद्र में कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य होना चाहिए। दूसरी हम बात करें, हमको कुंठित मनों से ऊपर आना पड़ेगा, कुंठित मनोभावना से ऊपर आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा ऊपर? क्योंकि हम साफ जानते हैं कुंठित मन जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। कुंठित मन निहित स्वार्थों के लिए जगह बनाता है, और अगर कुंठित मन होगा आपका, तो आप जो विपन्नता का भाव, जो मानसिक विपन्नता है, जो मानसिक गरीबी है, उससे पार नहीं पा पाएंगे, और निहित स्वार्थों के चलते आप अपने राष्ट्र और समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर अगला है, आपको सामाजिक समरसता के लिए क्या करना होगा? जातिगत और धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठना होगा। देखिए, अगर आप छोटी छोटी घटनाओं को लेकर उनको बड़ा बनाकर, राई का पहाड़ बनाकर प्रस्तुत करेंगे,
तो दिक्कतें होंगी ही। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप एक शब्द भी बोलो तो वह उसमें भी मानवता झलकनी चाहिए। जब आपके एक शब्द से लोग हर्ट हो सकते हैं तो आपको यह भी मानना चाहिए कि आपके एक उस शब्द से लोग अच्छा भी महसूस कर सकते हैं। शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए, जैसा कि गांधी जी ने कहा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप खुद से शुरुआत करिए। जब आप दूसरे से उम्मीद करते हैं तो जाहिर है कि आपसे भी कोई वैसी ही उम्मीद लगाएगा। तो जब मैं बोलने की बात करता हूं तो थिंक लव, थिंक पीस, थिंक हार्मनी। जब शब्दों की बात है, अगर शब्द हर्ट कर सकते हैं तो शब्द हील भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है जो जातिगत या धार्मिक या आपकी भाषाई मतभेद है, इनसे ऊपर उठकर समाज के बेहतर कल्याण और राष्ट्र के बेहतर वेलफेयर के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और यह शुरुआत खुद से करनी होगी, क्योंकि जब हम खुद ही शुरुआत नहीं करेंगे तो दूसरे से उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। अगला है मानवीय मूल्यों की साक्षरता। यह क्यों जरूरी है? मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं जो बाधाएं हैं उसमें। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ साक्षर है, हम जानते हैं भारत की 73% से ज्यादा जनसंख्या साक्षर है, लेकिन जिस तरीके से 73% जनसंख्या बिहेव करती है, क्या लगता है यह साक्षरता की निशानी है? क्या लगता है यह पढ़े लिखों की निशानी है? बिल्कुल नहीं। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से लो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आपको क्लैप करनी है, क्लैप करते हुए सड़कों पर नहीं निकलना है। तो आप सुनते कुछ हो, समझते कुछ हो और रिस्पॉन्ड कुछ और ही करते हो। इतनी सी बात को नहीं समझ पाए, कई लोग तो पटाखे भी फोड़ने लगे। और इस दुविधा की घड़ी में जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में था, लोग इतनी बात नहीं समझ पाए कि ये चीज स्प्रेड हो रही है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रही है, लेकिन लोगों ने किया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको मानवीय मूल्यों को तरहीज देनी पड़ेगी, ना कि आपके जो निहित स्वार्थ हैं, जो छोटे मूल्य हैं। हमेशा जब भी छोटे मूल्य आते हैं तो उन पर हमेशा बड़े मूल्यों को जगह दी जाती है, जो कि होना भी चाहिए। देखिए, सामाजिक समरसता के लिए शुरुआत भी खुद से करनी होगी, जो कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं। शुरुआत खुद से करनी होगी। क्यों? क्योंकि एक अच्छा सा दोहा है कबीर जी का कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि आप माला फेर लो या कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होगा, या आप भजन कर लो, कीर्तन कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मन को ही शुद्ध कर लिया, मन को ही बदल दिया, तो आप खुद निर्मल हो जाएंगे और आप खुद उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं लोगों के सामने। तो आपको शुरुआत खुद से करनी होगी। फिर इसका माध्यम क्या हो सकता है सामाजिक समरसता का? ये अगेन आपको 50 शब्दों या 200 शब्दों दोनों में लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन एक्सपांड इट। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उस तरीके से हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। खैर, इन सामाजिक समरसता को लाने का तरीका क्या है, ये बताएगा मुझे। सामाजिक समरसता का लाने का तरीका क्या है? सामाजिक समरसता को लाने का तरीका कोई व्यक्ति या संस्था के माध्यम से नहीं हो सकता। पॉसिबल है क्या कि मतलब कोई व्यक्ति बोले कि मैं दुनिया को बदल सकता हूं? नहीं। सबसे पहले एक आंदोलन की जरूरत होगी। आपने देखा होगा कोई भी चीज को स्वीकार करने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता होती है। स्वच्छ भारत अभियान, इसको सफल कैसे बना सकते हैं? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन था और आज इतनी अवेयरनेस हो गई है कि 5 साल का बच्चा भी पॉलिथीन उठाकर डस्टबिन में डाल देता है, या कोई व्यक्ति केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंकता है। यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमने एक आंदोलन को बढ़ाया, एक सामाजिक आंदोलन बनाया। मैं कहूंगा इसको क्रांति बनाई जानी चाहिए, और बिना क्रांति के यह संभव हो ही नहीं सकता। तो सामाजिक समरसता के लिए क्या करना होगा? हमको क्रांति और आंदोलन करने होंगे। ठीक है, और ये पीसफुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कचरा नहीं फेंक रहा है और जाकर आप लकड़ी को लगाए उस पर 2-4 कचरा फेंक वहां पर, ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके से आप लोगों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। हो सकता है उसके पास डस्टबिन का डब्बा हो ही नहीं,
हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, हमको क्रांति या आंदोलन करना होगा। ये किसी व्यक्ति या संस्था के बस की बात नहीं है, और संस्था है तो संस्थाओं का समूह होना चाहिए, अगर व्यक्ति है तो व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, तभी यह क्रांति संभव है, तभी सामाजिक समरसता आ सकती है। फिर सामाजिक समरसता के फायदे क्या हैं, हम इस पर ही बात कर लेते हैं। अगेन जिस प्रकार मैं बता रहा हूं आप उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उतना ही फॉर्मेट बताऊंगा जितना आपको एग्जाम में लिखना है। तो सामाजिक समरसता के फायदे क्या हैं? सबसे पहला जो फायदा है सामाजिक समरसता का फायदा है वह क्या है, राष्ट्रीय एकता की स्थापना। जब भी आप निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचते हो तो आप बेहतर समाज और राष्ट्र की एकता की बात करते हो, क्योंकि जब आप निहित स्वार्थों में उलझते हो तो ये राष्ट्र को ही हर्ट करता है। दूसरा क्या है आपका, कि विदेशी षड्यंत्र से मुक्ति हो जाती है। ये कैसे संभव है, क्योंकि जब लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जब लोग समाज के बारे में सोचते हैं, तो कोई उनको आसानी से बहला फुसला नहीं सकता। जैसा कि आजकल जो भारत में जो माओवादी ग्रुप है या आपके नक्सलाइट हैं, वो हमेशा भटके हुए ही रहते हैं। आज साम्यवाद मार्क्सवाद की कोई जगह नहीं है, दुनिया में कहीं जगह नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सा झंडा लेकर वो हमेशा खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और हम सब जानते हैं इनके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो। हम इससे कोई छिपी हुई राय नहीं है। हम इसका उदाहरण इस तरह भी देख सकते हैं कि हाल ही में ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है ओली, जिनका नाम है, सरनेम है ओली, तो वो किस प्रकार चाइना के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारत में जो मार्क्सवाद का झंडा बुलंद कर और नक्सलवाद का झंडा बुलंद कर भारत में जो हिंसक घटनाएं होती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। अगर सामाजिक समरसता स्थापित हो जाती है तो ऐसी शक्तियां भारत में कोई भी जो षड्यंत्र है नहीं कर पाती हैं। फिर है आपका, इससे लोगों का मानवीयता से साक्षात्कार होगा। देखिए, अगर लोग मानवीय मूल्यों को नहीं समझेंगे या मानव की गरिमा का सम्मान नहीं करेंगे तो मानव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। सभ्यता की शुरुआत से ही हमने देखा है कि ब्राह्मण कैसे शक्तिशाली हुआ करते थे और किस प्रकार उन्होंने एक दलित कम्युनिटी का शोषण किया। फिर बाद में सामंत काल में भी ये लगातार कृषकों का शोषण होता रहा। लेकिन अगर हम यह बताएं कि सभी मानव बराबर हैं और बिना एक मानव सुख ही नहीं रह सकता जब तक कि दूसरा मानव डिस्ट्रेस में है या समस्या में है, तो अगर हमें मानवीय मूल्य साक्षात्कार हो जाए तो सामाजिक रास्ता एक तरीके से स्थापित हो सकती है। और सामाजिक समरसता का फायदा क्या है कि हमें यह बताता है कि मानव का महत्व कितना ज़्यादा है। अगला है, और अगर हम सामाजिक समरसता स्थापित करते हैं तो ये क्या होगा, सभी के लिए आदर्श होगा, सभी के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगा। इसको भी आप देख सकते हैं, सभी के लिए आदर्श क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी सारी विविधता है और इतनी सारी रिलीजन है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इसके बाद भी कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाउ द हेल दिस कंट्री इज रनिंग। लोग आश्चर्यचकित सोचते हैं, मतलब ये देश आखिर चल कैसे रहा है, कैसे संभव है। मतलब क्या झगड़े नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। क्या दंगे नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। लेकिन स्टिल दिस कंट्री इज रनिंग, इट इज मिराकल। ये सच में जादू ही है, मैजिक ही है लोगों के लिए कि मतलब कितने सारे रिलीजन हैं और किसी देश में ये पॉसिबल है ही नहीं। और वैसे देश होते तो आपको पता है पाकिस्तान में पहले कई भाषाएं बोली जाती थी, सिंधी, पख्तून, उर्दू, तो आपकी अफगानी, लेकिन वहाँ पर उर्दू थोप दी गई है और वहाँ पर लगातार झगड़े और दंगे फसाद होते रहते हैं। लेकिन भारत में होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, वो इंसिडेंट सिर्फ उंगलियों पर गिन सकते हैं। ठीक है, वो इतने बड़े देश में थोड़े बहुत मतभेद चलते हैं, लेकिन भारत ने उन देशों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। भारत के बारे में कहा जाता है, भारत के बारे में कि भारत जो है एक कई सारी राष्ट्रीयताएं समेटे हुए है। भारत राष्ट्रीयताओं को समेटे हुए देश है
और वहीं इसके कॉन्ट्ररी यूरोप को कहा जाता है कई देशों को मिलाकर उनकी एक राष्ट्रीयता स्थापित हुई है, जिसको EU यूरोपियन यूनियन बोला है। और भारत में कई छोटी राष्ट्रीयताएं। राष्ट्रीयता क्या है? एक कॉमन कल्चर और संस्कृति को लेकर हम की भावना होना, वही तो राष्ट्रीयता है। ठीक है, तो ये इनके फायदे हैं। और हम अंत में कह सकते हैं कि जब हम बोलते हैं सभी के लिए आदर्श, कौन सा आदर्श? सामाजिक समरसता। देखो, जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की। ठीक है, सारी पृथ्वी मानव का घर है, सारी पृथ्वी मानव का घर है और सभी को वेलकम करते हैं। यही तो सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। और अंत में मैं इसको जब इस टॉपिक को समराइज करूंगा तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ समापन कर दूंगा। देखिए, मैं रीड कर देता हूं उसको। इस तरह तो दूर न होगा अंतर मन का अंधियारा, इस तरह तो दूर न होगा अंतर मन का अंधियारा, इससे प्रकट न हो पाएगी मन में समरसता की धारा, इससे प्रकट न हो पाएगी मन में समरसता की धारा, प्रादुर्भूत न हो पाएगा शाश्वत स्वर मानवीयता का, प्रादुर्भूत न हो पाएगा शाश्वत स्वर मानवीयता का। चलो उत्सव आज मनाए दिया जलाकर प्रेम का। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, सामाजिक समरसता। हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। थैंक यू।